नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव का महापर्व जो है वो संपन्न होने वाला है। जी हाँ, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर आज सभी नेता जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसके बाद देखना होगा कि गली गली में सन्नाटा छा जाएगा और सभी प्रतिनिधि कहीं ना कहीं शांत होते दिखाई देंगे। लेकिन आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुशीनगर सीट की, क्योंकि यहाँ से डिंपल यादव ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव रैली की, चुनाव प्रचार किया और कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर उनसे अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की अपील भी की। आज इससे जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, कुशीनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो जो चुनाव होना है वो त्रिकोणीय है। हम त्रिकोणीय भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है। ऐसे में यहाँ पर बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। शुभ नारायण चौहान यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अजय प्रताप को उतारा गया, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी विजय कुमार दुबे को भी मैदान में उतारा गया। जिस प्रकार से 2019 के अगर नतीजे देखे जाएं तो 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। इस बार क्या लगता है कि इस बार कुशीनगर के हालात जो है वो बदलने वाले हैं, और क्या एनडीए इस बार वहां से हारती दिखाई देगी? क्या लगता है दिनेश? देखिए, कुशीनगर लोकसभा सीट की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर कहीं ना कहीं मामले को, इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। कुशीनगर पूर्वांचल की एक महत्वपूर्ण सीट है। बसपा के लिए इस सीट पर काफ़ी यहाँ पर जो है वोट बैंक जुड़ता हुआ नजर आता है। इसी आधार पर यहाँ मायावती अधिक संघर्ष करती हुई नजर आई, मायावती अधिक यहाँ पर फोकस करती हुई नजर आई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी, आपको मैं बता दूँ कि एक बार ये कोशिशें भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई थी कि बीएसपी में फिर से शामिल हो जाए, क्योंकि करीब 2.5 दशक तक वो बीएसपी में रह करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते नजर आए। लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी से, आरएसएसपी से यहाँ पर अपने खुद का नामांकन भर दिया। इसके साथ साथ उनके बेटे ने भी नामांकन भर दिया। तो ये सीट जो है ये कहीं ना कहीं दिलचस्प बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर डिंपल यादव का जो आपने चुनाव प्रचार का जिक्र किया है, ये कहीं ना कहीं एक की पॉइंट हो सकता है। अंतिम चरण में, अंतिम वक्त पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का कुशीनगर में सक्रिय होना यहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल ला सकता है। और डिंपल यादव तो वैसे भी पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि एक सधी हुई राजनीति की तरह राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, लोगों से मुद्दों पर जुड़ाव करती हुई नजर आ रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, अपनी समस्याएं समझा रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोकसभा का चुनाव है। समाजवादी पार्टी चाहेगी कि यहाँ से मजबूत किला बना करके कुशीनगर को यहाँ से जीत दर्ज की जाए। और वैसे भी पूर्वांचल की राजनीति में अंत में यही कहना चाहूंगा कि राजा भैया की मौजूदगी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद की किरणें जगा दी। बिल्कुल, जिस प्रकार से कुशीनगर की बात हो रही है, तो ऐसे में डिंपल यादव ने रोड शो किया। रोड शो में वो तमाम मुद्दे उठाती हुई भी दिखाई दी। उन्होंने मुद्दों में कहा कि अब जो किचन है, किचन का बजट बिगड़ चुका है, यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। और क्या कुछ कहती नजर आई है, देखिए आप इस वीडियो क्लिप में। दिल्ली में आज मैं समझती हूँ रैली जो हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है, जहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो इंडिया गठबंधन के भी साथी हैं, जहाँ पर उनको जेल में डालने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, वहीं वो संविधान बचाओ रैली भी है। अंतिम संस्कार में कल मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में डीएम द्वारा मुक्ति देने से रोका गया था और कहा गया था कि धारा 144 लागू है। मैं समझती हूँ लास्ट रिचुअल्स होते हैं, किसी भी के भी हो, उनको पूरा करना एक बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं अगर करी गई है तो बहुत ही गलत बात करी गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में भी यह है कि राष्ट्र रिचुअल्स होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। मैडम, जो गठबंधन की रैली आज हो रही है उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं वो सब पाखंड है, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है, जहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म कांड होते हैं सब धूमिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है,
जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है। इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैडम पल्लवी पटेल और ओवैसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोनों एक साथ हो गए। नहीं, अच्छी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंधन अपनी पार्टी। जी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ है और मुझे खुशी है कि आज भी जो सभा में सब लोग आए हैं समझ रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं पूरे प्रदेश में। केजरीवाल के द्वारा जो किया जा रहा है उसको आप कैसे मानते देखते हैं? केजरीवाल के साथ जो गिरफ्तारी वगैरह की जा रही है ईडी के द्वारा, ये पूरे, अगर आप भारत के इतिहास में देख लेंगे, जब से देश को आज़ादी मिली है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह तो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात हैं देश के। सांसद जब जब इलेक्शन आता है तभी भाजपा इस तरीके की ईडी, सीबीआई वगैरह जांच के अधिकारी आगे कर देती है। क्या हमने देखा है कि कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा भी वसूला है और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पे ही काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 350,000 करोड़ जो इलेक्ट्रोल बोर्ड के जो भाजपा ने लिए उसका कोई हिसाब नहीं किया। मैं समझती हूँ पूरी देश के सामने सच्चाई है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि कैसे भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम में लोगों से चंदा वसूली करी है, किस तरह बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जब इंजेक्शन की बात हुई थी तो लगातार इन कंपनीज के माध्यम से भाजपा के अकाउंट में पैसा गया है और फिर इन कंपनीज को परमिशन मिली है कि वो इंजेक्शन लगा सके कोविड के टाइम पे। तो मैं समझती हूँ जनता सब जान रही है इस बात को। मैडम आज गठबंधन की जो क्या कहेंगे, जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियां बताई जा रही हैं और उन्होंने मुख्तार अंसारी की बताया जा रहा है, बता रहे संजय उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। अगर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं तो जो भी उनके आरोप है सरकार को, और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए। जो लोग संचिता की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, तो यह भी जान ले कि जहाँ एक तरफ दृश्यत कर्मफल है वहीं अदृश्यत कर्मफल भी है। वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है और सच्चाई वो लोग जानते हैं, चाहे जितना भी छुपा ले, सच्चाई से वो पूरी तरह वाकिफ है। टॉप को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी जिला प्रशासक वहां उस भीड़ को आने से रोक रहा था, मौत के बाद अंतिम संस्कार में इस तरह की मैं समझती हूँ कि अब अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए थी प्रशासन की तरफ से। प्रशासन को वहाँ पे सुनिश्चित करना चाहिए था कि सब लोग शांतिपूर्वक ढंग से अंतिम संस्कार में शामिल हो। आखिरी सवाल पीडीए को लेकर मैडम, एक पीडीए लगातार जो आज इस तरह से गठबंधन की महारैली दिल्ली में देखने को मिली है, क्या संदेश था कि केजरीवाल के खिलाफ उसका रोष दिखाने के लिए था या आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही थी, अपना दमखम दिखाने के लिए प्रयास किया गया है? मैं समझती हूँ कि ये संविधान बचाओ रैली थी और जहाँ भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दोबारा आने पे हम संविधान को बदल देंगे, और जहां मुख्य जो नेता है उनको जेल में डालने का काम कर रही है मौजूदा सरकार, तो मैं समझती हूँ दोनों के विरोध में यह रैली थी। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि थैंक यू। तो आपने देखा कि किस प्रकार से डिंपल यादव ने बीजेपी पर, एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं उनको घेरती हुई भी नजर आई है। वैसे में देखना होगा कि कुशीनगर पर 1 जून को मतदान होना है, वहीं 4 जून को इसके नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ से इन चारों दिग्गज नेताओं में से कौन जीत हासिल करता दिखाई देता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार।
बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।